हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एचएस गलघोटू रोग के बारे में। यानी गलघोटू डिजीज़ यानी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। ये डिजीज़ किसके कारण फैलती है, क्यों होती है, कौन से पशु में इसका असर सबसे ज़्यादा होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका आप इलाज कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट यानी बेस्ट ट्रीटमेंट, ज़्यादा आपको झंझट में पड़ना नहीं कि किस तरह की आप दवाओं का उपयोग करके इसको रोग को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। जब आप इस रोग को आप आसानी से पहचान पाएंगे, यानी डायग्नोसिस यदि आपने सही कर लिया तभी आप इस रोग का इलाज आसानी से कर सकते हैं बिना झिझक के। यदि आपने डायग्नोस सही नहीं किया और इसमें समय ज़्यादा निकल गया तो इसमें पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, गलघोटू रोग एक संक्रामक रोग है। ये एक से दूसरे के अंदर भी फैलता है। ये ज़्यादातर गाय भैंस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे भेड़ बकरी ऊँट के अंदर भी ये कभी कभी देखने को मिलता है और ऊँट व घोड़े में ना के बराबर होता है। ये एक डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एक वायरस जनित रोग नहीं है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर ये वायरस है क्या। ये वायरस नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग होता है, जो कि आपके पशुओं में जिस तरह से पास्टुरोला मल्टोसिडा टाइप का जो इसमें बैक्टीरिया होता है, पास्टुरोला मल्टोसिडा टाइप का, वह बैक्टीरिया पशुओं के कहाँ पर का अटैक करता है। वैसे वातावरण में ये लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह सकता ये बैक्टीरिया, यानी एनवायरनमेंट में खुला ज़्यादा नहीं घूम सकता, इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब ये पशुओं की जो श्वास नली है उसमें ये लंबे समय तक जीवित रहता है। कहने का मतलब है कि पशुओं की सांस नली में ये बैक्टीरिया लंबे समय तक एक्टिव रहता है। और ये एक्टिव कब होता है, जब यदि वातावरण में नमी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, जिस प्रकार से बारिश का मौसम हो गया, नमी आ गई, तो उस स्थिति में ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। और कई बार देखा होगा कि आपने सर्दी के अंदर भी ये जो बैक्टीरिया है वह एक्टिव हो जाता है। जब ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है तो उस स्थिति में पशुओं की हालत ख़राब हो जाती है। अब फैलता क्यों है? फैलता ये है कि पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह का दूषित चारा या सड़ा गला हरा चारा या किसी तरह का खा रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, या कोई स्वस्थ पशु किसी इस तरह के रोग से ग्रसित पशु के संपर्क में आ गया है तो उस स्थिति में ये बैक्टीरियल डिजीज़ उस पशु में फैल सकती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? देखो, सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं कि पशुओं में गले के नीचे सूजन आ जाती है, दोनों पैरों के नीचे भी कई बार सूजन देखने को मिलती है। ये सूजन बहुत ज़्यादा दर्द करती है पशुओं में, और इसके अंदर पशुओं में सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे निमोनिया के से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सांस लेने में घर घर की आवाज़ आती है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, मुँह से डिस्चार्ज आता रहता है, यानी मुँह से डिस्चार्ज के मुँह से पानी आता रहता है, झाग आते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। अब देखो, इस तरह के सिम्टम्स आपको पशु में देखने को मिलेंगे। मेन सिम्टम्स क्या है? गले के नीचे सूजन है, लेकिन सूजन क्या होगी? हार्ड होगी, पीड़ादायक होगी, लेकिन आप उसे अंगुली से दबाएंगे तो वो दबेगी नहीं, हार्ड होती है, जो इससे हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया की जो सूजन आती है। डायग्नोसिस आप सूजन के आधार पर कर सकते हैं, साथ में आप उसके नेजल डिस्चार्ज से, यानी नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, मुंह से झाग आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि पशु में गलघोटू रोग हो गया है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं मिला तो 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो इसमें सही एंटीबायोटिक का चूज करके उस पशुओं को इंजेक्टेबल करना चाहिए। अब बहुत इस तरह के जो क्या करते हैं कि जिस तरह के सिम्टम्स उसको देखने को मिल रहे हैं तो कई तरह के एंटीबायोटिक, बहुत इस तरह के एनाल्जेसिक इंजेक्शन एक साथ, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन एक साथ लगा देते हैं, तो उस तरह के पशुओं में कई बार दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होती है? सल्फाडिमिडीन। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसमें आपको सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन का। तो इस तरह के केस में आप अपने वेटरनरी, देखो जो भी मैं इंजेक्शन वह बता रहा हूँ वह सभी के सभी अपने वेटरनरियन से ही लगवाने हैं। ये आपके नॉलेज के लिए कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, किस तरह की दवाइयाँ लगती हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। वेटरनरियन के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। देखो, इसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या आती है? सल्फाडिमिडीन। अब सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन इस तरह के केस में पशुओं को लगाया जाता है। इसकी डोज 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट
आप इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 500 kg तक है तो 50 ml ये सल्फाडिमिडीन इंजेक्शन एक साथ उस पशु को दी जाती है। देखो इसमें डोज सही रखनी होती है। यदि आप डोज कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है, कम देने पर भी पशु में आराम नहीं मिलता। जिस तरह से 500 kg बॉडी वेट की गाय भैंस है उसे आप 15 ml से लेकर के 20 ml सल्फाडिमिडीन लगा रहे हैं तो उसमें कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में आपको इंट्राविनस इतनी यदि ज़्यादा डोज दी जाती है तो इंट्राविनस डोज यदि उस पशु को लगाते हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। कौन सी में? जिस तरह से सल्फाडिमिडीन। यदि आप सल्फाडिमिडीन नहीं ले रहे हैं तो उसके अंदर दूसरी इंजेक्शन जिस प्रकार से बायोट्रिम IM इंजेक्शन का प्रयोग सल्फाडाइजिनेन ट्राइमेथोप्रीम, इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर। जिस तरह से पशुओं का 500 kg तक बॉडी वेट है तो आप 15 से 17 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगवाया जाता है। कहने का मतलब है कि आपको इसमें एंटीबायोटिक तौर पर सल्फाडिमिडीन लेनी है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है कि जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह की बैक्टीरियों पर ये काम करती है। इस एंटीबायोटिक को आप 12 घंटे के अंतराल में आप रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप 12 घंटे, जैसे सुबह लगाई एक बार आपको शाम को, इस तरह से आप लगातार 3 डोज आप कंटिन्यूटी उस पशु को देंगे तो उस पशु में आसानी से आराम आ जाएगा। साथ में उस पशु को जिस प्रकार से CPM का इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन 10 से 15 ml ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगाया जाता है। अब साथ में इसमें एनाल्जेसिक इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए जो कि एनाल्जेसिक भी हो, एंटीपायरेटिक भी हो, एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो, तीनों काम करे तो इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल। जिस तरह से इस तरह का है फेविनिल इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है, निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल ये साल्ट का इंजेक्शन जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन बड़े पशुओं में 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। लेकिन इसके अंदर साल्ट निमोस्लाइड होता है तो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग न करें। उसमें आप मिलोक्सिकेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बैटरी जेल मिलता है, अदर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि वैसे नहीं है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। टेम्परेचर तुरंत तोड़ देगा, पशुओं की सूजन दूर कर देगा और रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ये है बेस्ट ट्रीटमेंट आने के लिए। आप इसमें आपको अदर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि शुरुआती स्टेज में आप फर्स्ट स्टेज में जाते ही आपने पहचान लिया कि पशु में गलघोटू रोग है, इस तरह का ट्रीटमेंट कर दें, आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। और यदि आपके पास शुरुआती स्टेज में देखे लिया तो आप पाबाडीन बोलस हैं वह बड़े पशु में 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम दे सकते हैं। और यदि आप ट्रीटमेंट करने के बाद में यदि आप इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं तो आप इसमें पाबाडीन बोलस का भी प्रयोग उस पशु में लगातार 2 से 3 दिन करवा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी सल्फाडिमिडीन। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जितना हो सके आप अपने वेटरनरियन से इंजेक्शन लगवा करके ही इस तरह के केस को जल्दी हल किया जाए, ज़्यादा समय न निकाला जाए। अब इसके लिए और यदि ज़्यादा ही दिक्कत है तो इसमें आप इसकी हाइपर इम्यून सीरम आती है वह भी आप 50 ml से 100 ml IV उस पशु को लगवा सकते हैं। बचाव ये है कि बारिश होने से पहले उस पशु की वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जरूर करवा लें अपने पशुओं का यदि आपको इससे बचाना है तो। इसका टीका आता है रक्षा ट्राइवेक जो कि FMD पर भी काम करता है, HS पर काम करता है, BQ तीनों तरह के यानी खुरपका, मुंहपका, गलघोटू और का लंगड़ा बुखार है, तीनों पर इसका एक टीका आप उस पशु को लगवा लेना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारी से आप पशु को बचा सकें। सबसे बेस्ट है टीकाकरण। जब हो जाए तो आप ये ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी करवाएं जब तक पशु ठीक नहीं हो पाता है। इसमें आप ज़्यादा आप कोर्टिकोस्टेरॉइड अदर जो इंजेक्शन है उसका प्रयोग आप पशु में न करें। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस स्थिति में इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है। अदर एंटीबायोटिक भी साथ में प्रयोग करवाई जा सकती हैं, डबल एंटीबायोटिक भी, लेकिन एक सुबह एक शाम वो आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है। लेकिन ये शुरुआत बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।